हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एपिसोड 7 को, जहां आज सूहो संग का सामना किंग ऑफ आयरन बॉडी मोनार्क तरनक के डिसेंडेंट से होने वाला है। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सूहो बीस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट के बाद डीमन किंग के सक्सेसर ईसिल को भी रिक्रूट कर लेता है, क्योंकि सूहो को सिस्टम ने टास्क दिया है कि वो सभी 8 मोनार्क्स के सक्सेसर को अपनी टीम में रिक्रूट करे। इसके अलावा हमने देखा था कि जो डीमन स्टारडस्ट का प्रोडक्शन कर रहे थे, उनकी यादों से सूहो को पता चलता है कि इटारिम के अपॉसल्स के साथ ली मिनसंग का कनेक्शन है। क्योंकि ली मिनसंग एक पावरफुल ए रैंक हंटर है, इसीलिए सूहो को अब डंजन्स में जाकर लेवल अप करके स्ट्रॉन्ग बनना था, जिसके लिए वो जिन्हो के पास जाता है, जहां बेरू जिन्हो की मेमोरीज लौटाने के लिए जिन्वू के प्लान पर काम करता है। पिछली टाइमलाइन की यादें पाते ही जिन्हो सूहो की हेल्प करने का डिसाइड करता है और सूहो के लिए हंटर्स की एक टीम तैयार करके उसे डंजन्स प्रोवाइड कराता है। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम किसी अनजान बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहां ली मिनसंग की कार आकर रुकती है। इसी बिल्डिंग में इटारिम का मेन एपोस्टल छिपा हुआ था और ली मिनसंग उसी से मिलने आया हुआ था। अंदर आते हुए ली मिनसंग अपना पास्ट याद करता है, जहां वो यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक के बेटे के रूप में पैदा हुआ था, और जब उसने सेलिब्रिटी वर्ल्ड में अपना कदम रखा तब वो पूरी दुनिया में जाना जाने लगा और वो प्रिंस ऑफ एशिया और सेलिब्रिटी वर्ल्ड के टॉप एक्टर्स में से एक बन गया था। ग्रेट कैटेक्लिज्म के बाद जब वो ए रैंक के रूप में अवेकन हुआ, तब उसने सोचा कि हंटर्स की दुनिया में भी वो टॉप हंटर्स की जगह बनाए रखेगा। लेकिन जब ली मिनसंग का ड्राइवर लिम ताएग्यू एक एस रैंक के रूप में अवेकन हुआ, तब उसने ड्राइवर की जॉब छोड़कर अपना गिल्ड बनाने का डिसाइड किया और ली मिनसंग को अपने गिल्ड में आने का ऑफर दिया। इसी बात ने ली मिनसंग को बहुत परेशान किया। उसे लगा कि दुनिया बिखर रही है, क्योंकि वो टॉप पर नहीं था। वो हंटर्स की दुनिया में भी पहले जैसे टॉप पर रहकर जीना चाहता था। इसके लिए चाहे उसे डीमन से ही हाथ क्यों ना मिलाना पड़े, और यही रीजन था कि ली मिनसंग इटारिम के अपॉसल के साथ मिल गया। ली मिनसंग अब उस रूम में आ चुका था जहां इटारिम का मेन अपॉसल था। वहां खड़े सभी को हंसते देखकर ली मिनसंग बोलता है कि अपने फेस से स्माइल करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम सबका मुंह फाड़ दूंगा। दरअसल ये बिल्डिंग खुद ली मिनसंग की थी। मिनसंग सभी से इटारिम के मेन अपॉसल के बारे में पूछता है। तभी वो ली मिनसंग का नाम लेते हुए सामने आता है। उसे देखकर मिनसंग हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अब पहले से काफी बड़ा हो चुका था। आउटर वर्ल्ड के इस किड का माना काफी बढ़ चुका था। मिनसंग बोलता है कि तुम प्लान के अकॉर्डिंग ही ग्रो कर रहे हो। तब किड बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये मेरी ग्रोथ नहीं है, मैं सिर्फ रिकवरी कर रहा हूँ। इटारिम का एपोस्टल बताता है कि आउटर यूनिवर्स के बीच डायमेंशनल ट्रांसफर की प्रॉब्लम के चलते मैंने अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ ही अपनी पावर और पर्सनैलिटी को कई टुकड़ों में डिवाइड किया और उन्हें इस दुनिया में भेज दिया। आपको याद होगा, बेरू ने सूहो को बताया था कि जिसके पास जितना अधिक माना होता है, डायमेंशनल ट्रांसफर उसके लिए उतना ही मुश्किल होता है। आउटर स्पेस से पृथ्वी तक आसानी से आने और उस पर सभी यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने वाले यानी कि जिन्वू की नजर ना पड़े, इसीलिए इटारिम के अपॉसल ने खुद को कई फ्रैगमेंट में डिवाइड किया और उन फ्रैगमेंट्स को पृथ्वी पर भेज दिया। उसके जो फ्रैगमेंट वीक थे वो पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं और पावरफुल फ्रैगमेंट्स उससे जुड़ने के लिए अभी भी डायमेंशनल ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद वो मिनसंग को बताता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले मेरा सबसे वीक फ्रैगमेंट यानी कि बेबी फॉर्म पहुंचा। वो बताता है कि प्रेजेंट में मैं वो वर्जन हूँ जो अपने दूसरे फ्रैगमेंट के साथ मिल चुका है। मेरी यादें तो बची हैं, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी उस बीइंग से अलग है जिससे तुम पहले मिले थे। मतलब कि इसका दूसरा पार्ट भी पृथ्वी पर पहुंचकर इससे जुड़ चुका है। इसके बाद मिनसंग बोलता है कि मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना। किड बताता है कि हाँ, पैसे, फेम और एस रैंक हंटर लिम का रिमूवल। इसके बाद किड मिनसंग से यहाँ आने का रीजन पूछता है। मिनसंग बताता है कि स्टारडस्ट प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ गई है। हाइना गिल्ड और सियोल फैक्ट्री दोनों डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। वो बताता है कि जिस इंसान ने हाइना गिल्ड को खत्म किया वो एक हंटर था जो मास्क पहने सोर्ड चलाता है। ये सब सुनकर किड बोलता है कि स्टारडस्ट की फैक्ट्री तुमने ही बनाई थी और तुमने ही बोला था कि इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिनसंग बोलता है कि बच्चे, अगर हम छोटी छोटी बातों की चिंता करेंगे तो आगे बढ़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस बात पर किड बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं, लगता है मेरे पुराने वर्जन ने तुम्हें चुनने का गलत डिसीजन लिया था। ये सुनकर मिनसंग गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपने पैर के पास से नाइफ निकालते हुए किड के गर्दन में रख देता है। मिनसंग बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह खोखला नहीं हूँ, मैं एक ए रैंक हंटर हूँ और अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो तुम्हारी पावर्स मिलने से पहले ही तुम्हें मार सकता हूँ। मैं तुम्हारा नहीं बल्कि तुम मेरे मोहरे हो। तब किड बोलता है कि इंसानी हंटर अपने माना के बेस पर रैंक डिसाइड करते हैं और इसे ही वो अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। कितने असभ्य हैं। और तभी उस बिल्डिंग के सभी लोगों का माना बढ़ने लगता है। मिनसंग को फील होता है कि माना हर तरफ से बढ़ रहा है। वो समझ जाता है कि इस बिल्डिंग के सभी लोग इसके कंट्रोल में हैं और उनका ब्रेन वॉश हो चुका है। किड बोलता है कि अब मेरे पास सर्वाइव करने की स्ट्रेंथ है, इसीलिए हमारा रिलेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितने कॉम्पिटेंट हैं। बिल्डिंग के सभी इंसान वहाँ पर किड को बचाने के लिए मिनसंग को घेर लेते हैं। उन सभी को देखते हुए मिनसंग उस किड को छोड़ देता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अपना प्रॉमिस याद रखना। इसके बाद इटारिम का अपॉसल बोलता है कि मुझे फील हो रहा है कि मेरा एक और टुकड़ा जल्द ही आने वाला है और एक बार जब मैं स्ट्रेंथ वाले टुकड़े के साथ जुड़ जाऊंगा तब मुझे छिपकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जब वो समय आएगा तब असली अटैक स्टार्ट होगा।
दूसरी तरफ हम सूहो के साथ ईसिल और ग्रे को जायंट स्नेक मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। वो डंजन्स के अंदर लगातार लेवल अप कर रहा था ताकि इटारिम के अपॉस्टल्स के अटैक करने से पहले वो पावरफुल बन पाए। जिन्हों द्वारा अपॉइंट किए गए वो हंटर्स, जिन्हें केवल गेट के बाहर रुकने के पैसे दिए जाते हैं, वो सब हैरान थे कि सूहो अकेले ही गेट क्लियर करने जाता है और उन्हें केवल बाहर रुकने और किसी को कुछ न बताने के पैसे दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सूहो उनका यूज माइनिंग टीम में भी नहीं कर रहा था। ये सब लगातार चौथी बार हो रहा था। पहले सूहो केवल डी रैंक गेट्स में जाता था, लेकिन अब वो सी रैंक के गेट्स में जाने लगा था। इसीलिए सभी हंटर्स हैरान थे कि पृथ्वी पर चल क्या रहा है। इसके बाद हम गेट के अंदर का सीन देखते हैं जहां शैडो गॉब्लिन्स माइनिंग का काम कर रहे होते हैं, जिन्हें बेरू ऑर्डर दे रहा था, और वहीं ग्रे और एसिल कलेक्टिंग का काम कर रहे थे और सूहो अकेले ही सी रैंक के बॉस से फाइट करने गया हुआ होता है। इसके बाद हम सूहो को देखते हैं जो सी रैंक के बॉस से फाइट कर रहा होता है। सूहो एक डैगर के साथ स्टॉर्म स्लैश का यूज करता है। उस डैगर से पैरालाइज इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन टारगेट हाई रेजिस्टेंस वाला था, इसीलिए इस इफेक्ट का उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस डैगर का नाम कसाका वेनम फैंग था, जो उसे पिछली रेड में मिला था। ये टारगेट को पैरालाइज और डैमेज करता है। इसके बाद सूहो उस पर डैगर फेंक कर मारता है और तुरंत उसे खतरनाक पंच लगा देता है। सूहो बोलता है कि अब मैं सी रैंक के बॉस से अकेले लड़ सकता हूँ, इसीलिए अगली बार बी रैंक गेट में जाऊंगा। मुझे फाइट के बीच में रूलर्स अथॉरिटी यूज करने की आदत हो गई है। न सिर्फ मेरा लेवल बढ़ा है, बल्कि मैं और भी प्रोफिशिएंट हो गया हूँ। इसके बाद सूहो सोचता है कि रूलर्स अथॉरिटी से मैं केवल चीजों को मूव करता हूँ, लेकिन अगर मैं इस इनविजिबल हैंड का यूज अपने अटैक के साथ करूँ तो क्या होगा। इसके बाद सूहो बॉस के ऊपर जंप करता है और उस पर इनविजिबल हैंड का खतरनाक पंच लगा देता है, जिससे उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। जिसके बाद सिस्टम बताता है कि आपने जायंट आर्केन को हरा दिया है और रूलर्स अथॉरिटी स्किल का लेवल बढ़ गया है। हालांकि रूलर्स अथॉरिटी के यूज से सूहो बहुत जल्दी थक गया था। बॉस को हराने के बाद सूहो, बेरू, एसिल और ग्रे के पास आ जाता है। सूहो की जीत से वो तीनों बहुत खुश होते हैं। बेरू बताता है कि हमने सभी मॉन्स्टर मटेरियल्स को कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद बेरू सूहो को बताता है कि आप अब बी रैंक हंटर बनने के काफी करीब हैं। सूहो का लेवल अब 28 हो चुका था। बेरू बताता है कि आपके स्ट्रॉन्ग बनने से ग्रे और एसिल भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। एसिल भी हैरान थी कि बिना ब्लड पिए वो कैसे पावरफुल हो रही है। तभी सूहो देखता है कि एसिल और ग्रे पर भी सिस्टम लेवल शो कर रहा है। एसिल बोलती है कि हम आपके और जिन्वू की तरह प्लेयर नहीं हैं, फिर भी हमारा लेवल शो हो रहा है। सूहो हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास भी विंडो सिस्टम है। तब एसिल बताती है कि ऐसा तो नहीं लगता है। सूहो खुश था कि वो दोनों और ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन अभी भी उसे टीममेट सिस्टम समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो बोलता है कि चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारा लेवल बढ़ता है। एसिल पूछती है कि हमें ये कैसे पता चलेगा। सूहो बोलता है कि हम एक और रेड करके अभी ये पता लगाएंगे। ये सुनते ही ग्रे और एसिल की फट जाती है, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। सबको थका हुआ देखकर सूहो बोलता है कि आज के लिए इतना काफी है। जिसके बाद वो सभी शैडो डंजन में लौट आते हैं। अंदर आते ही उन्हें एक रेड गेट दिखाई देता है। एसिल बोलती है कि शैडो डंजन के अंदर एक गेट है। सूहो फील करता है कि गेट से बहुत ज्यादा हीट और सैंड आ रही है। शैडो डंजन के अंदर पहली बार कोई गेट ओपन हुआ था, इसीलिए सूहो बेरू से पूछता है कि क्या शैडो डंजन के अंदर भी कोई गेट खुल सकता है। बेरू बताता है कि इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तभी सिस्टम बताता है कि ये एक अर्जेंट क्वेस्ट है। सिस्टम बताता है कि एक डायमेंशनल क्रैक का पता चला है। कनेक्टेड गेट में एंटर करें और डायमेंशनल क्रैक का रीजन दूर करें। क्वेस्ट पाकर सूहो खुश हो जाता है। वो तुरंत सिस्टम से ग्रे और एसिल के लिए एक रोब निकालकर उन्हें देता है, ताकि वो गेट से निकलने वाली हीट से बच सकें। वो खुद भी हीट को रोकने वाली रोब को पहनकर सभी को चलने के लिए बोलता है। इसके बाद हम इजिप्ट का सीन देखते हैं, जहां एक फील्ड टाइप डंजन पिरामिड फील्ड था। गेट से बाहर आते ही वो इजिप्ट पहुंच जाते हैं। उन्हें कुछ दूरी पर पिरामिड दिखाई देता है और वो चारों पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम पिरामिड के पास कुछ हंटर्स को देखते हैं, जो इस डंजन में रेड करने के लिए पहले ही आ चुके थे। यहाँ हम अशुरा गिल्ड के बी रैंक हंटर ल्यूसिंग को देखते हैं, जो अपने गिल्ड के हंटर्स के साथ पिरामिड वाले डंजन के लिए आया हुआ था। वहीं उसके सामने स्कैवेंजर गिल्ड का ए रैंक हंटर खड़ा था। ल्यूसिंग उससे बोलता है कि ये डंजन हमारा है, क्योंकि हम पहले यहाँ आए थे। जबकि स्कैवेंजर गिल्ड का हंटर बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से फील्ड टाइप डंजन मेरे कंट्रोल में आ चुका है, और अगर तुम लगातार कंप्लेन करते रहे तो मैं इसे हमारे अगेंस्ट वॉर की घोषणा समझूंगा। स्कैवेंजर गिल्ड के इस ए रैंक हंटर का नाम रैंडोल्फ था। रैंडोल्फ बोलता है कि हद से ज्यादा स्ट्रेंथ के सामने सब कुछ मीनिंगलेस है। जिसके बाद अशुरा गिल्ड और स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स के बीच गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। इससे पहले कि दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती, वहां पर सूहो अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। वो उन्हें आवाज लगाता है और पूछता है कि आखिर मैं कहां हूं। सूहो उनकी परफेक्ट इंग्लिश सुनकर समझ जाता है कि ये कोई और देश है। वो फिर से पूछता है कि हम कहां हैं। सूहो को देखकर ल्यूसिंग बोलता है कि स्कैवेंजर गिल्ड के बाद क्या एशियंस भी इस डंजन के पीछे हैं। वहीं रैंडोल्फ को स्कैवेंजर गिल्ड के मास्टर थॉमस आंद्रे की बात याद आती है, जहां उसने रैंडोल्फ को ओल्ड वुमेन की भविष्यवाणी के बारे में बताया था कि वो बीइंग जो मृत्यु से जन्मा है और जिसने सील ब्रेक की है, और वो जो मरे हुए को जिंदा रखने की पावर रखता है, वो कब्र में प्रकट होगा। और भविष्यवाणी के ठीक बाद मिस्र में पिरामिड फील्ड टाइप डंजन प्रकट हुआ। इजिप्ट का कब्र, पिरामिड और डेथ, यह भविष्यवाणी से बिल्कुल मैच
मैच करता है। इसीलिए आंद्रे किसी भी तरह इजिप्ट के पिरामिड वाले डंजन के राइट्स लेने के लिए रैंडोल्फ को भेजता है। आंद्रे ने रैंडोल्फ से बोला था कि वो किसी भी तरह इजिप्ट के डंजन के राइट्स लेकर आए, इसीलिए रैंडोल्फ सूहो को धमकी देता है कि अगर तुम इस डंजन के पीछे पड़े हो तो तुम्हारे लिए ये लास्ट वार्निंग है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन सूहो बोलता है कि अगर मैं इसे रिफ्यूज करूं तब क्या होगा। तभी रैंडोल्फ सूहो पर अटैक कर देता है, लेकिन सूहो उस अटैक से बचते हुए उसके पेट में पंच लगा देता है। तभी रैंडोल्फ सूहो के फेस में मारकर उसे दूर उड़ा देता है। रैंडोल्फ अपने सभी हंटर्स को ऑर्डर देता है कि सभी को काट डालो, चाहे वो असुरा गिल्ड के हों या फिर वो एशियन बच्चा हो। सूहो को मार खाते देखकर ग्रे और एसिल भी स्कैवेंजर गिल्ड पर अटैक कर देते हैं। असुरा गिल्ड के हंटर्स भी स्कैवेंजर गिल्ड पर अटैक कर देते हैं। सूहो सोचता है कि मुझ पर अटैक करने वाले आर्मर गाय का गिल्ड जरूर एनिमी है, जिसके बाद सूहो स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स के साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। सूहो जंप करके तुरंत ऊपर जाता है और नीचे आके स्कैवेंजर गिल्ड के एक हंटर को किक करता है, लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दोनों के बीच फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। सूहो उस पर रूलर्स अथॉरिटी की पावर यूज करने का सोचता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि वो हंटर को मारना नहीं चाहता था। सूहो के होल्ड बैक करने की वजह से वो हंटर सूहो को मारने ही वाला था। तभी अशुरा गिल्ड का लियो सिंह उसे मारकर सूहो को बचा लेता है। सूहो उसे थैंक्स करता है। लियो सिंह बोलता है कि तुम्हारे अंदर स्किल है, लेकिन क्या तुम किसी इंसान को मारने से डरते हो? एक हंटर के लिए सिर्फ मॉन्स्टर्स ही खतरनाक नहीं होते, तुम्हें एक हंटर के रूप में खतरनाक हंटर्स से भी निपटते आना चाहिए। लियो सिंह की बात सुनकर सूहो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अब तक उसे किसी इंसान को मारना नहीं पड़ा था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि हमेशा चीजें उसके हक में नहीं रहेंगी। अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फीलिंग को बीच में आने से रोकना होगा, मतलब उसे जरूरत पड़ने पर बुरे इंसानों को भी मारना होगा। सूहो सोचता है कि क्या मैं ली मिनसंग से जीत पाऊंगा। इसके बाद लियो सिंह सूहो को अपना नाम बताता है और उसे स्कैवेंजर गिल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए अलायंस बनाने को बोलता है। सूहो देखता है कि लियो सिंह के पीछे से एक हंटर उसे खत्म करने वाला है, लेकिन सूहो तुरंत रूलर्स अथॉरिटी का यूज करते हुए उस हंटर पर अटैक करके लियो सिंह को बचा लेता है। ये देखकर रैंडोल्फ सोचता है कि उसने एक बी रैंक हंटर को एक अटैक में ही अधमरा कर दिया। इसके बाद सूहो लियो सिंह को बताता है कि मैं कोरिया से हूँ और बोलता है कि चलो अब अलायंस बनाते हैं। स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स फाइट करते हुए सोचते हैं कि आशुरा गिल्ड नई पार्टी के साथ लड़ रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पावरफुल और उनसे ज्यादा हैं। तभी सूहो की निकालते हुए बोलता है कि अभी हमने अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है, जिसके बाद वो अपने शैडो सोल्जर्स बुलाता है। जायंट आर्केन के साथ कुछ और शैडो सोल्जर शैडो से बाहर निकल आते हैं। लियो सिंह हैरान था कि वो बेहतरीन मार्शल आर्ट्स जानने के साथ एक समनर भी है। सूहो बोलता है कि अब मैं भी अंदर जा रहा हूँ। सूहो के शैडो सोल्जर्स स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन सूहो के अंदर जाने से पहले ही रैंडोल्फ अपने एक ही अटैक से उन शैडो सोल्जर्स को खत्म कर देता है। वो हंसते हुए सूहो से बोलता है कि तुम काफी कुछ छिपा रहे हो। तब सूहो ग्रे से बोलता है कि अब बॉन्ड स्किल बनाने का टाइम आ गया है, लेकिन एसिल सूहो को रोक लेती है। वो बोलती है कि इस बार आप मेरे साथ बॉन्ड स्किल बनाओ, मैंने चार्जिंग रेट बढ़ाने का तरीका सीख लिया है। उसकी बात सुनकर ग्रे गुस्से में आ जाता है। वहीं सूहो मना कर देता है क्योंकि अभी तक उसने एसिल के पावर वाली बॉन्ड स्किल के साथ प्रैक्टिस नहीं किया था। तभी अचानक पिरामिड के अंदर के अनडेड मॉन्स्टर्स झुंड में बाहर निकलने लगते हैं। वो अनडेड मॉन्स्टर्स वहां के सभी हंटर्स पर अटैक कर देते हैं। उन्हें देखकर रैंडोल्फ सोचता है कि अब मुझे वह भविष्यवाणी समझ में आ गई है जो बॉस ने सुनी थी। वो बीइंग जो मृत्यु से जन्मा है और जिसने सील ब्रेक किया है, वो जो मरे हुए को जिंदा करने की पावर्स रखता है, वो कब्र में दिखाई देगा और वो निश्चित रूप से इसी डंजन में है। बॉस ने ऑर्डर दिया था कि डंजन के राइट्स ले लिए जाएं, लेकिन यहाँ गिल्ड्स के बीच कंपटीशन बढ़ गया है। इसीलिए मास्टर की इच्छा के अनुसार मरे हुए को जीवित करने वाली पावर लेना ही सबसे अच्छा होगा और इस पॉइंट पर मुझे पीछे हटना होगा। जिसके बाद रैंडोल्फ सूहो से फाइट करने की बजाय डंजन के अंदर जाने का डिसाइड करता है। वो तुरंत अपने हंटर्स को बॉस के रूम की तरफ चलने का कमांड देता है। उसे अंदर जाते हुए देखकर लियो सिंह चिल्लाता है, लेकिन उनके सामने अनडेड की आर्मी खड़ी थी। सूहो जानता था कि अगर वो पहले अंदर गया तो रिवॉर्ड उसके हाथ से चला जाएगा। जिसके बाद सूहो तुरंत ग्रे के साथ बॉन्ड बना लेता है और एक झटके में ही वहां के सारे मॉन्स्टर्स को ब्रूटल तरीके से खत्म कर देता है। लेकिन वहां लगातार जायंट मॉन्स्टर्स आते जा रहे थे। सूहो बोलता है कि चलो जल्दी से यहाँ काम खत्म करें और उनका पीछा करें, और ये सब देखकर लियो सिंह पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? वहीं एसिल सैड हो जाती है क्योंकि सूहो ने उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया। इसके बाद हम पिरामिड के अंदर का सीन देखते हैं जहां स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारकर बॉस के रूम के गेट तक पहुंच जाते हैं। वो सब गेट को देखकर समझ जाते हैं कि यही बॉस का रूम होगा। वो उस गेट को खोलते हैं जहां वो देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर चेन्स में बंधा हुआ है। उसे देखकर रैंडोल्फ सोचता है कि भविष्यवाणी में कहा गया था कि मृत्यु से जन्म लेने वाला बीइंग सील तोड़ने के बाद अपीयर होगा। हंटर्स को देखकर मॉन्स्टर कुछ बोलता है, लेकिन हंटर्स उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर खुद पर बंधी चेन्स को तोड़ने लगता है। रैंडोल्फ सभी हंटर्स को तैयार रहने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उन चेन्स से रैंडोल्फ के सभी हंटर्स को खत्म कर देता है और चेन्स तोड़कर रैंडोल्फ की तरफ बढ़ता है। रैंडोल्फ को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मॉन्स्टर को हाथ फैलाकर खड़ा देखकर रैंडोल्फ सोचता है कि यहाँ हर कोई मुझे नीचे
नीचा दिखाना चाहता है। वो गुस्से में अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और उस पर अपनी पूरी पावर के साथ अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से वो मॉन्स्टर हिला तक नहीं था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपना पंच मारने के लिए तैयार होता है। रैंडोल्फ समझ जाता है कि वो मरने वाला है और उस मॉन्स्टर के एक ही पंच से रैंडोल्फ दूर जाके गिरता है और उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर बोलता है कि पहली जिंदा चीज ने मुझे ढूंढा था, लेकिन थोड़ी देर खेलने से ही वो टूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा लगता है वहां और भी लिविंग बीइंग्स हैं, चलो मजे करते हैं। दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं जहां सूहो और लियू सिंह की टीम अनडेड की आर्मी के साथ लड़ रही थी। सूहो देखता है कि वो लगातार आते जा रहे हैं, इसीलिए सूहो मरे हुए अनडेड की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि ओल्ड सोल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। सूहो समझ जाता है कि रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ऐसा हो रहा है। अब वहां कई तरह के बड़े रेगिस्तानी मॉन्स्टर्स आते जा रहे थे। बड़े सेंटीपीड जैसे मॉन्स्टर्स से एसिल और बाकी के हंटर्स का फाइट करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए लियू सिंह सूहो से बोलता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। इसके बारे में सूहो कुछ सोच पाता, तभी वहां वो मॉन्स्टर आ जाता है जिसने रैंडोल्फ को खत्म किया था। उसे देखकर लियू सिंह डरते हुए बोलता है कि ये वहीं से बाहर निकला है जिस रास्ते से स्कैवेंजर्स गिल्ड के हंटर्स अंदर गए थे। सूहो को उसका खतरनाक ऑरा फील हो रहा था। सिस्टम उसके ऊपर रेड कलर में उसका नाम दिखाता है कि ये टॉम का प्रिजनर एमट है। रेड नेम से सूहो को उसकी पावर का अंदाजा हो गया था। मॉन्स्टर अमूट अपनी अनडेड आर्मी को डिसअपियर होने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद उसकी आर्मी अपने अटैक्स रोककर पिरामिड के अंदर जाने लगती है। एसिल उसकी लैंग्वेज समझ जाती है और सबको बताती है कि मॉन्स्टर के ऑर्डर देते ही सभी अनडेड अंदर जा रहे हैं। तभी अमुट एसिल के पास पहुंच जाता है। ये देखकर सूहो हैरान हो जाता है। अमुट एसिल से पूछता है कि क्या तुम मेरी लैंग्वेज समझ सकती हो? एसिल उसे बताती है कि हाँ, क्योंकि मैं डीमन क्लैन की मेंबर हूँ। ये सुनकर अमुट हंसते हुए बोलता है कि हर दिन सिर्फ मरे हुए लोग, बुद्धहीन लोग और रेगिस्तान में रहने वाले कीड़े ही मेरे सामने आते रहे हैं। पता नहीं कितने समय से मैं किसी ऐसे से नहीं मिला जिससे मैं बात कर सकूं। ये सुनकर एसिल सोचती है कि ये दिखने से ज्यादा फ्रेंडलियर लगता है। तभी एक जायंट सेंटीपीड एसिल पर अटैक करने आता है, लेकिन एमुट एक ही अटैक से उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और ये देखकर एसिल हैरान हो जाती है। एमुट एसिल से बोलता है कि इससे पहले कि हम बात करें, मुझे उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा जो मेरी बात नहीं समझते जब मैं उन्हें भाग जाने के लिए कहता हूँ। जिसके बाद अमुट वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सूहो हैरान था कि मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर्स को मार रहा है। अमुट रेगिस्तान के सभी बड़े मॉन्स्टर्स को ब्रूटली खत्म करता जा रहा था। उन सभी को खत्म करने के बाद अमुट की नजर अशुरा गिल्ड के हंटर्स पर पड़ती है। उसे देखकर लियो सिंह की फट जाती है, क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि ये डंजन केवल सी रैंक तक का होगा। उन हंटर्स को देखकर अमुट बोलता है कि ऐसा लगता है यहाँ और भी लोग हैं जिनसे मैं बात नहीं कर सकता, इसीलिए अब तुम सब भी मर जाओ। वो हंटर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सूहो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम हमें केवल सिर्फ इसीलिए मार रहे हो क्योंकि हम तुमसे बात नहीं कर सकते। ये सुनकर अमूट बोलता है कि तो एक और इंसान है जो मुझसे बात कर सकता है। इससे पहले कि एमट का अटैक अशुरा गिल्ड को लगता, तभी उनके सामने सूहो आ जाता है और वो अटैक खुद पर ले लेता है, जिससे वो बुरी तरह डैमेज हो जाता है। सूहो को इस तरह देखकर एसिल रोने लगती है। वो एमट से बोलती है कि यंग मोनार्क के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिसके बाद अमट एसिल से बोलता है कि इसे माफी मत समझना, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर तुम डीमन क्लैन की मेंबर हो तो तुम्हें काफी कुछ पता होगा। वो पूछता है कि क्या शैडो मोनार्क और बाकी के मोनार्क्स के बीच वॉर खत्म हो गया है, और अगर यह खत्म हो गया है तो कौन जीता? ये सुनकर एसिल सोचती है कि इस मॉन्स्टर को क्या हो गया है और उसे मोनार्क्स के बीच हुए युद्ध के बारे में पता है। अमुट पूछता है कि क्या तुम जवाब नहीं देना चाहती? उसके अटैक से सूहो ग्रे से अलग हो चुका था और वो दोनों बेहोश पड़े हुए थे। बेरू लगातार सूहो को उठाने की कोशिश कर रहा था। वहीं अमुट एसिल से बोलता है कि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकती तो तुम्हें भी मरना होगा। वो एसिल को खत्म करने ही वाला था, तभी सूहो को होश आ जाता है। वो तुरंत स्टेट्स रिकवरी का यूज करके खुद को हील करता है। इसके बाद सूहो बोलता है कि अगर तुम मोनार्क्स वॉर के बारे में बात कर रहे हो तो मुझे इसके बारे में एक दो बातें पता है। सूहो उसे बताता है कि सभी मोनार्क्स शैडो मोनार्क के हाथों मारे गए। तब अमुट पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? जब मैं यहाँ फंसा हुआ था तो क्या सच में सभी मोनार्क मारे गए? वहीं सूहो सोच रहा था कि अगर वह सभी मोनार्क्स के बारे में पूछ रहा है तो वह उनसे रिलेटेड हो सकता है। वो लगभग एस रैंक का होगा और उसे अभी छेड़ने का मतलब मेरी मौत होगी। इसके बाद अमुट पूछता है कि इसका मतलब मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी भी उसके हाथों मारा गया होगा। उसकी बात सुनकर सूहो सोचता है कि ये आयरन बॉडी टाइप मॉन्स्टर होगा और अगर उसे मेरे डैड के बारे में पता चला तो मुझ पर अटैक कर देगा। तभी अमुट सूहो पर पैरों से अटैक कर देता है। सूहो तुरंत पीछे आकर पूछता है कि तुम आखिर अटैक क्यों कर रहे हो? अमुट बोलता है कि अगर तुम स्लो रिस्पॉन्स कर रहे हो मतलब जरूर कोई झूठ सोच रहे हो। अगर तुमने मुझे जल्दी आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अमुट फिर से पूछता है कि क्या मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी भी उसके हाथों मारा गया? सूहो बताता है कि हाँ, सभी मोनार्क्स मारे गए। सूहो डर भी रहा था क्योंकि ये सुनकर कहीं वो पागल ना हो जाए, लेकिन सूहो की बात सुनकर अमुट हंसते हुए बोलता है कि मैं अब तक हैरान था कि वो मुझे देखने क्यों नहीं आया, तो आखिर वो हेल में चला ही गया। ऐसा लगता है कि मुझे शैडो मोनार्क को थैंक्स करना चाहिए। और ये सुनकर सूहो पूरी तरह
तरह हैरान हो जाता है। सूहो हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम आयरन बॉडी मोनार्क तरनक के रिलेटिव नहीं हो? ये सुनकर अमुट गुस्से में बोलता है कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए मरो अब। वो सूहो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ सूहो तक पहुंचता, उसके हाथ फिर से चेन्स में बंध जाते हैं और वो मैजिकल चेन्स अमुट को वापस पिरामिड के अंदर खींचकर कैद कर देती है। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।